हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 27 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उनमें शामिल है स्नेक बाइट केसेस, जो कि भारत में इनके केसेस काफी बढ़ रहे हैं। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा, इसलिए हम देखेंगे। देन लेक नेवासा, स्टारगेट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I, कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है। देन जीआई टारगेट, जो जीआई टैग होता है उसका टारगेट एक रखा गया है कि 10,000 जीआई टैग प्रोडक्ट्स भारत से शामिल करना है और उसका टारगेट ईयर क्या है। इसके साथ ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following factors determine the efficacy of an antivenom in treating snake bites? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सर्पदंश के उपचार में एंटीवेनम की प्रभावकारिता निर्धारित करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं द डोज ऑफ वेनम इंजेक्टेड बाय द स्नेक, सेकंड द टाइम elapsed between the snake bite and antivenom administration, and third the species of snake responsible for the bite. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, आप देख सकते हैं। सो एंटीवेनम्स आर लाइफ सेविंग मेडिसिन्स यूज्ड टू न्यूट्रलाइज स्नेक वेनम टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय इंजेक्टिंग वेनम इनटू एनिमल्स, usually horse. Their immune system generate specific antibodies which are then extracted, purified and formulated as anti-venom. सो फोर जो मेजर स्नेक टाइप्स होते हैं जो कि भारत में पाए जाते हैं और उनको वेनमस माना जाता है, उनमें शामिल हैं इंडियन कोबरा, कॉमन क्रेट, रसेल्स वाइपर एंड सॉ स्केल्ड वाइपर। और इन्हीं से सबसे ज्यादा मृत्यु भी देखी जाती है भारत में। तो भारत में प्रतिवर्ष लगभग 3 से 4 मिलियन सर्पदंश से 50,000 मौतें होती हैं, जो कि विश्व में जो सर्पदंश है इनसे होने वाली जो कुल मौत है उसका आधा हिस्सा है। इसी के साथ ही WHO ने एक पहल शुरू किया है कि जो ये सर्पदंश से होने वाली मौत है या जो विकलांगता है, 2030 तक इसको आधा करना है। इसके लिए WHO ने 2019 में ही एक रोड मैप को लॉन्च किया था। इसके साथ ही WHO ने वैश्विक एंटी वेनम भंडार बनाने के लिए भी एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements is correct regarding लेक नेवासा? यहाँ पर लेक नेवासा से संबंधित कुछ कथन दिए गए, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लेक नेवासा से रिलेटेड करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ केन्या। एंड सेकेंड, it is a saline lake known for its high concentration of sodium carbonate. And third, it is a crater lake formed by volcanic activity in Tanzania. And fourth, it is a coastal lagoon located on the shores of the Indian Ocean. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि स्थित है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ केन्या में, आप देख सकते हैं। So the water hyacinth invasion of Kenya's Lake Nevasa has caused severe economic and environmental challenges for local fishermen, reflecting the broader impact of invasive species.
सो आपने जलकुंभी का नाम सुना होगा। सो इस नदी में जलकुंभी का जो भारी विस्तार हो गया है, जिससे वहां पर इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल चैलेंज फेस कर रहे हैं जो वहां के लोकल लोग हैं। और पहली बार वहां पर इसको, जो जलकुंभी है, इसको लेक निवासा में 10 साल पहले देखा गया था। So Lake Nevasa is a freshwater lake in Kenya outside the town of Nevasa in Nakuru County, which lies northwest of Nairobi, and it is situated in the Great Rift Valley. So ये एक आकर्षक पानी का झील है। आपने देखा कि ये ग्रेट रिफ्ट वैली में स्थित है। नेवासा की बात करें तो ये जो नाम है, ये मशाई शब्द नए पोसा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उबड़ खाबड़ पानी। और ये नाम इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कई बार अचानक से तूफान आते रहते हैं। साथ ही लेक नेवासा जो है, ये मालेवा और गिलगिल नदियों का जलीय स्रोत है। आप ध्यान रखेंगे, लेक नेवासा स्थित है कीनिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements about the Stargate project. तो यहाँ पर स्टारगेट प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्टारगेट प्रोजेक्ट वाज अ टॉप secret US government program investigating psychic phenomena for potential military and intelligence applications. And second, it primarily focused on remote viewing, the alleged ability to perceive distant or hidden locations through extrasensory perception. और आपको बताना है कि स्टारगेट प्रोजेक्ट से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, so Trump's $500 billion Stargate project aims to establish the US as a global leader in AI by building massive data centers and AI campuses. So key players include SoftBank, OpenAI, Oracle, NVIDIA, Microsoft, and ARM. The project aims to secure US leadership, boost national security, drive AI advancements, and promote healthcare innovation. So when it comes to the physical infrastructure, construction has begun in Texas, and there are plans to expand to other locations in the US. सो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्टारगेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है टू स्ट्रेंथन इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Project 75 and Project 75I of Indian Navy. So यहाँ पर भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 75 और 75I है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, Project 75 focuses on the construction of Scorpion class submarine in India with technology transfer from a foreign manufacturer. And second, Project 75I aims to indigenously develop nuclear-powered submarines equipped with advanced air-independent propulsion system. और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75 और 75I से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है।
आप देख सकते हैं। सो प्रोजेक्ट 75I या जिसे P75I कहते हैं, और इसमें आई जो है वो इंडिया को डिनोट करता है। ये एक मिलिट्री एक्विजिशन इनिशिएटिव है एफिलिएटेड टू इंडियाज मिलिट्री ऑफ डिफेंस एम्ड एट द प्लान्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स फॉर द इंडियन नेवी। Originally conceived in 1997, the initiative's objective has to be procure a class of 6 conventionally powered attack submarines for Indian Navy submarine arm as a replacement for the force Sindhu Ghosh class submarine. So it focuses on conventional submarines with the air independent propulsion systems but not involve nuclear powered submarine. सो आप ध्यान रखेंगे प्रोजेक्ट 75I जो है उसके तहत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को शामिल किया गया था, लेकिन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को नहीं। इसके साथ ही प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 इज द प्रिकर्सर ऑफ द प्रोजेक्ट 75I which was initiated in 1997 with the aim of building 2 indigenous SSK submarines. So the project was divided into 2 phases, phase 1 and phase 2. So phase 1 involved the construction of some submarines at Majgaon Dockyard Limited under Project 75. And phase 2 included plans for additional submarines to be built later using indigenous capabilities. आपने देखा यहाँ पर SSK submarines की बात की गई। So SSK stands for Diesel Electric Attack Submarine, and it is a hull classification system used by the United States Navy to designate diesel electric submarines that are specialized for anti-submarine warfare. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which year has been set as the target to achieve 10,000 geographical indication tags in India? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में 10,000 भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 2025, 2028, 2030 या फिर 2026। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका टारगेट ईयर है 2030। आप देख सकते हैं Union Minister Piyush Goyal announced a target to achieve 10,000 GI tags by 2030. So to oversee the expansion of GI tags, the government will form a special committee, and currently India has 605 GI tags and the number of authorized users has jumped from 365 to 29,000. So GI tags are used to denote products that have a specific geographical origin and possesses qualities or a reputation due to that origin. For example, it includes Darjeeling tea, Mysore silk, and Banarasi saris, which are famous for their distinctive traits and heritage. So geographical indication की बात करें तो ये एक नाम या एक तरीके का साइन है which is used on certain products which corresponds to a specific geographical location or origin. So India, as a member of WTO, enacted the Geographical Indication of Goods Act 1999, which came into effect from 15th of September 2003. And Darjeeling tea was the first GI recognized by the Government of India in 2004 and 5. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to the functions of Human Rights Commission. So यहाँ पर Human Rights Commission से संबंधित
या उसके कार्यों से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट फंक्शन है इन्वेस्टिंग कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, सेकंड recommending compensation for victims, third prosecution of offenders, and fourth reviewing safeguards provided under the constitution for human rights। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसके फंक्शंस के अंतर्गत इसमें से 3 जो फंक्शंस हैं वो आते हैं, थर्ड इसमें नहीं आता है। आप देख सकते हैं। सो द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन परफॉर्म्स की फंक्शंस टू सेफगार्ड एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। It investigates complaints of human rights violations either suo motu or based on petitions filed by individuals or groups. So, NHRC of India is a statutory body constituted on 12th October 1993 under the Protection of Human Rights Ordinance of 28th of September 1993. So, ये responsible होता है for the protection and promotion of human rights, which is defined by the Act as rights relating to life, liberty, equality, and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the courts in India. So, वर्तमान समय में NHRC के चेयरमैन हैं वी रामा सुब्रमण्यम और सेक्रेटरी जनरल हैं भरत लाल। सो NHRC के अगर हम और फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है, एक तो हमने देखा दैट प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रेकमेंड मेजर्स फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, देन ऑल्सो टू अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, टू विजिट जेल्स एंड स्टडी द कंडीशन ऑफ इनमेट्स। इसके साथ ही टू स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक recommendations फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द NHRC आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द recommendations ऑफ कमिटी, जिनमें शामिल होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, देन लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो इनकी सिलेक्शन कमेटी होती है उनमें ये सदस्य शामिल होते हैं और फाइनली इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।